Height of ridiculous. Ridiculous means too funny to believe. Wondrous means delightful. Carry ableth means though. Sober means clear-headed, serious. Trifling, just serious, a small simple joke. And next page it is rest. It is helpless condition means very very tense you can say. Okay. Height of ridiculous poetry. Who is the poet? Oliver Wendell Holmes, 1809 to 1894. Okay. I wrote some lines once on a time in wondrous merry mood and thought, as usual, men would say they were exceeding good. The poet is saying कि in merry mood he has written some lines. That means he was writing a joke. ठीक है. हैप्पी मूड में कभी उसने एक जोक लिखा और उसे लगा कि ये जोक जब लोग पढ़ेंगे तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा लिखा है. दे वर एक्सीडिंग गुड. द मैन वुड से दे वर एक्सीडिंग गुड. तो उसने एक जोक लिखा, खुद से लिखा क्योंकि मैरी मूड में था, हैप्पी था. उसे लगा कि चलो कुछ अच्छा लिखते हैं, उसने एक जोक लिखा. ठीक है. दे वर सो क्यूर एंड वेरी सो वेरी क्यूर. आई लाव्ड एज आई वुड डाई. albeit अच्छा albeit ही राइट है, बाजू में स्पेलिंग रॉन्ग दिया है. इन द जनरल वे ऑफ सोबर मैन एम आई. तो पोएट इज सेइंग कि दे वर सो क्यूर. क्यूर मींस यू कैन से अजीब, विचित्र बोलते हैं ना, विचित्र वैसा. दे वर सो क्यूर, उसके लिए इंग्लिश में और भी बड़े बिजार. बिजार भी कहते हैं इंग्लिश में. तो दे वर सो क्यूर, वेरी सो वेरी क्यूर. आई लाव्ड एज आई वुड डाई. वो इतना अजीब था जोक कि मुझे पढ़ के खुद ही इतना हंसी आया कि ऐसा लगा कि हंस हंस के मेरी जान निकल जाएगी. albeit in general way a sober man. एक मिनट. albeit in the general way a sober man am I. वैसे मैं बहुत समझदार इंसान हूँ लेकिन जोक ही इतना अच्छा था कि मुझे बहुत हंसी आया, खुद का लिखा हुआ जोक. एंड आई लाव सो मच दैट. एक मिनट. हाँ.
सॉरी, वो नॉइज आ रहा था, मैं वो फिर बंद करवाने गया था. So where I was, so poet is saying that I am a sober man, although albeit मतलब although मैं sober man हूँ, लेकिन जो कि मैंने इतना अच्छा लिख दिया था कि मुझे खुद बहुत हंसी आ रही थी और जान निकलते निकलते बची, इतना ज्यादा हंसा मैं अपने ही जोक पे. I called my servant and he came. How kind it was him of him to mind a slender man like me, he of might limb. मैंने अभी अपने सर्वेंट को बुलाया, नौकर को, और कितना अच्छा इंसान है, मेरी बात सुन के आ भी जाता है बेचारा, जबकि वो एक मजबूत हट्टा कट्टा इंसान, मैं दुबला पतला इंसान हूँ. स्लेंडर मैन मीन दुबला पतला, और माइट लिम मतलब जिसके हाथ पैर बहुत मजबूत हो, ऐसा. तो स्ट्रॉन्ग पर्सन इज ओबेइंग टू अ वीक पर्सन, ये बड़ी बात है. बहुत ही अच्छा इंसान है वो, इतना स्ट्रांग हो कि मेरे से वीक पर्सन का ऑर्डर सुनता है. So I called my servant and he came. How kind it was of him to mind a slender man like me, he of the might limb. और मैंने उसको ऑर्डर किया. क्या ऑर्डर किया? दिस टू द प्रिंटर, मतलब ये प्रिंट करो. उसने जो जोक लिखा था उसको बोला ये प्रिंट करके निकालो. I exclaimed and in my humorous way I added a trifling jest. और मैंने थोड़ा मजाक किया. ट्रिफलिंग जस्ट, थोड़ा सा मजाक. देयर विल बी द डेविल टू पे, और इसकी पेमेंट शैतान करेगा, ऐसा मजाक किया. He took the paper and I watched and saw him peep within at the first line he read. और मैंने देखा कि जब वो प्रिंट करने ले जा रहा था तो पहली लाइन उसने पढ़ ली जाते जाते. उसमें दे पेपर में झांका, पीप इन, झांकना. and read the first line. His face was all upon the grin. और जैसे उसने फर्स्ट लाइन पढ़ा उसके फेस पे ग्रीन आया. ग्रीन मतलब हल्की सी मुस्कान, थोड़ा सा उसका लिप जो है लंबा हुआ. He read the next, the green grew broad, grew broad. तो और जैसे उसने अगला लाइन पढ़ा उसका जो स्माइल था वो और बड़ा हो गया. एंड शॉर्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया. ईयर टू ईयर मतलब उसके होठ पूरे इतने बड़े हो गए हंस हंस के कि कान को टच करने लगे. तो ये थोड़ा ओवर किया है, मतलब इसको हाइपरबेली बोलते हैं पोएट्री में. He read the third, a chuckling noise I now began to hear. उसने थर्ड लाइन पढ़ा और अब उसको आवाज भी आने लगी उसकी हंसने की. The fourth he broke into roar, और चौथा लाइन पढ़ा, जोर जोर से हंसा, एकदम रोर करने लगा. The fifth his waist band split, और मोटा तगड़ा आदमी था. पांचवा लाइन पढ़ा, उसका जो वेस्ट बैंड था, जो पैंट में पहनते ना, पैंट में बैंड लगा रहता है शर्ट के ऊपर से, वो टूट गया. The sixth he burst five buttons. छठवां लाइन पढ़ा, इतना जोर से था शर्ट के सारे बटन टूट गए. एंड टम्बल्ड इन द पिट, और बेचारा चक्कर आके गिर गया. ठीक है, इतना जोर से हंसा उस जोक पे. 10 days and nights with sleepless I watched that wretched man. अब 10 दिन से बेचारा सीरियस है, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ. एंड सिंस आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन, और तब से मैंने दोबारा जोक लिखने की कोशिश नहीं की. इतना बड़ा हादसा हो गया एक जोक लिखा तो मैंने अपना फनी साइड अभी क्लोज ही कर दिया. तो दिस वाज अ पोएट्री रिगार्डिंग अ जोक. जो पोएट ने एक जोक लिखा था, जोक का असर ये हुआ कि बेचारा उसका खुद का नौकर बीमार पड़ गया, और जोक पढ़ के इतना जोर से हंसा कि उसको चक्कर वक्कर आ गए, बेहोश होने की नौबत आ गई. और इसने खुद से प्रॉमिस किया कि भाई आगे से ऐसा जोक नहीं लिखूंगा, लिखूंगा ही नहीं. तो दैट्स इट. तो एक ह्यूमरस वे का पोएट्री था, अच्छा पोएट्री था. नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग. व्हाट इज टाइम? इनफ टाइम है अपने पास. द नेक्स्ट स्टोरी इज द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन, नहीं एंड द सी, सॉरी, बुक रिव्यू. ये एक बुक रिव्यू है, द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन, और छोटा सा है तो कर लेते हैं एनी हाउ.
इसके बाद गिफ्ट ऑफ मजाए थोड़ा बड़ा है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। राइटर है क्या, रिव्यू है तो राइटर का नाम नहीं दिया है। ओके डन। मीनिंग देख लेते हैं। अप्रेंटिस मतलब जो अंडर में काम करता है अपने। पर्सन हु वर्क फॉर अनदर इन ऑर्डर टू लर्न और ट्रेड, तो जो सीखने के लिए काम करता है, ट्रेनिंग पे रहता है, उसे अप्रेंटिस कहते हैं। मार्लिन एक फिश होता है, एनी लार्ज सॉल्ट वाटर गेम फिश ऑफ द genera Macaira and Tetrapetisa having the upper jaw elongated in the sparkling structure। तो मार्लिन का अपर जॉ थोड़ा लंबा रहता है और नीचे का जो थोड़ा छोटा रहता है। बड़ी फिश होती है, सॉल्ट वाटर में रहती है। Sharpnail, a hollow projectile containing bullets of the or the like and the bursting charge designed to explode before reaching the target and to set the show of missile। प्रोजेक्टाइल एक मिसाइल की तरह होता है, कह सकते हो। सिंपल में आप मिसाइल के डिजाइन का कोई इंस्ट्रूमेंट समझ जाओ किसी पे हमला करने के लिए। रॉफ मतलब वर्क, तिथि मतलब ब्रीफ, फुल ऑफ विगो। तिथि मतलब शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव, यू कैन से शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। फॉर्मिडेबल, कॉजिंग फियर, जिससे डर लगे। ओके, फॉर्मिडेबल। तो ये स्टोरी नहीं है बल्कि स्टोरी का रिव्यू है। रिव्यू कैसे, अभी हम लोग जैसे आजकल देखा होगा ऑनलाइन बहुत सारी चीजों का रिव्यू आता है, मूवीज का आता है, ड्रामास का आता है, आजकल प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू आता है, अच्छा है खराब है कैसा, उसको स्टार रेटिंग देते हैं। वैसे स्टोरीज का भी रिव्यू होता है। यहाँ पे राइटर ने एक स्टोरी का रिव्यू किया और बताया हमें कि स्टोरी कितनी अच्छी है कितनी खराब है। तो वी कैन डिसाइड कि भाई हम लोग को बुक खरीदना है कि नहीं खरीदना है। जैसे मूवी का रिव्यू पढ़ के हम डिसाइड कर लेते हैं कि मूवी देखने जाना है कि नहीं जाना है। तो वैसे ही यहाँ पे बुक का रिव्यू है। ओके, तो द ओल्ड मैन एंड द सी, राइटर इज अर्नेस्ट हेमिंगवे, मतलब बुक का राइटर है, चैप्टर का नहीं, वो स्टोरी का राइटर। अभी स्टोरी में क्या खास है वो हम देखेंगे। एक रिव्यू कैसे लिखा जाता है, आप लोग को रिव्यू लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में, तो यू कैन ये आपको ये आगे चल के रहेगा, इंग्लिश में अच्छा टॉपिक है, हाउ टू राइट ए रिव्यू। रिव्यू में आप किसी भी चीज का जिसका आप रिव्यू कर रहे हो उसका नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हो ताकि रीडर को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए इन शॉर्ट। अभी कहानी पे आते हैं कि इस कहानी में है क्या एक्चुअली इस स्टोरी में। An old and experienced Cuban fisherman has run off terrible bad luck and is unable to catch any fish for 84 days। तो क्यूबन फिशरमैन मतलब क्यूबा नाम का एक प्लेस है अमेरिका में, समुद्र किनारे है, जैसे हमारे यहाँ पे गोवा है वैसे क्यूबा है उधर। और वहां पे एक आदमी था, फिशरमैन था, तो इसलिए क्यूबन फिशरमैन। अब उसका जो क्या कह सकते हैं, उसका अर्निंग जो है उसका सब कुछ डिपेंड है खाली फिशिंग पे, बिकॉज ही इज अ फिशरमैन। पर उसका बैड लक चल रहा था, और बैड लक भी इतना कि 84 डेज मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ, 3 महीने से 84 डेज से बेचारे को एक भी फिश नहीं मिला। देन यू कैन थिंक ऑफ कि जिसका रोज का खाना खर्चा सिर्फ उसी से चल रहा है, और 84 डेज 3 महीने से बेचारे को कुछ मिला नहीं, तो कितनी हालत खराब रहेगी। हिज यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस, उसके अंडर में एक लड़का भी था काम करने के लिए जो उसका हेल्प करता था। यंग एंड डिवोटेड, डिवोटेड मतलब पूरी तरह से लॉयल, बहुत ही मेहनत से बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। लड़के का नाम था मैनोलिन। हैज बीन फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट टू स्टार्ट वर्किंग विद अनदर फिशरमैन, पेरेंट उसको फोर्स करते थे कि और किसी के साथ काम करो क्योंकि वो खुद नहीं कमा रहे, तुमको क्या देगा। ठीक है भाई, किसी के अंडर में हम काम कर रहे हैं तो वो जो खुद कमाएगा तभी हमको पेमेंट देगा। यहाँ तो ओनर को खुद ही नहीं कुछ मिल रहा है 84 डेज से, तो पेरेंट ने उसको बोलना चालू कर दिया कि गो यू वर्क फॉर अनदर फिशरमैन, उसको छोड़ दो करके। बट क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि लड़का काफी लॉयल था, डिवोटेड था, वो जल्दी छोड़ के जा नहीं सकता है, तो उसको भी उम्मीद था कि मेरे मालिक को, मेरे ओनर को कभी न कभी अच्छा फिश मिलेगा और हम लोग अच्छा पैसा कमाएंगे। एंड ही वॉज नॉट लिविंग हिम, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। 84 डेज से उसका बैड लक ही चल रहा था। द ओल्ड मैन रिजॉल्व टू सेल आउट फॉर द father, sorry, sail out further
देन ऑल अदर फिशरमैन अटेम्प्ट टू कैच ए रियली बिग फिश। फिर ओल्ड मैन एक दिन सोचता है कि मैं और अंदर जाता हूँ समुंदर में ज्यादा दूर तक, और बाकी फिशरमैन जहां तक जाते हैं उससे भी आगे जाऊंगा, और मे बी आई कैन कैच ए बिग फिश, वहां पे शायद मुझे बड़ी मछली मिल जाए और मेरा सारा बैड लक गुड लक में बदल जाए। ये सोचकर वो सोचता है ऐसा कि बाकी लोगों से ज्यादा आगे समुंदर में जाके फिशिंग करूंगा। On the 85th day, he succeeds in hooking a marlin with his bait, but the marlin is too strong. फिर वो जाता भी है और वहां पे क्या होता है, उसको एक मार्लिन फिश मिल जाती है। अभी मार्लिन फिश बहुत बड़ी है और उसके बेट में फंस जाती है। बेट मतलब वो जो रस्सी डालते हैं ना, जो कांटा फंसाते हैं धागे में, तो वो वाला बड़ा सा बेट रहता है, उसने समुद्र में डाला और उसमें फिश फंस भी गई, उसको कांटा अटक गया, ठीक है। तो नॉर्मली लोग फिश को बाहर खींच लेते हैं उस रस्सी या उस धागे की मदद से फंसा के, बट यहाँ पे क्योंकि मार्लिन बहुत बड़ा था तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। द मार्लिन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम, स्टार्ट पुलिंग द बोट। मार्लिन इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने ही बोट को खींचना चालू कर दिया, मतलब वो फिश ने। द ओल्ड मैन सीज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद द मार्लिन एंड हिज लेटर बैटल अगेंस्ट शार्क। तो ये कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक ओल्ड मैन अपने एक बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करने के लिए, फिशिंग करने के लिए समुद्र में और अंदर तक जाता है। उसको एक बड़ी सी फिश मिल भी जाती है, बट फिश इतनी स्ट्रांग रहती है कि उल्टा उसकी जान खतरे में आ जाती है फिशरमैन की। अगर बोट डूब गया, पलट गया, तो वो मारा जाएगा, फिश को कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आगे चल के उसका शार्क से भी बैटल होता है, मतलब शार्क से भी उसको फेस करना पड़ता है, शार्क का खतरा भी। ये ऐसे एक स्टोरी है, एडवेंचरस स्टोरी है कैन से। क्योंकि ये रिव्यू है, आपको पूरा स्टोरी नहीं बताया जाएगा, शॉर्ट में बताया गया है, so you can imagine this टाइप ऑफ स्टोरी। अब उसका रिव्यू देंगे। स्टोरी हमें समझ में आ गई क्या है, एंड तक यही फाइट चलता रहेगा, आखिर में कोई ना कोई जीतेगा, या तो उसका गुड लक होगा या तो फिश का गुड लक होगा, दोनों में से कोई एक। नाउ वी कैन गो टू द रिव्यू। स्टोरी से हमें कोई मतलब नहीं है, स्टोरी तुम समझ गए शॉर्टकट में। सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हेमिंगवे यानी कि राइटर जो है, नॉवेल का राइटर, हेमिंगवे नॉवेल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट एंड इट ऑल्सो ड्रॉज हैविली ऑन हिज ओन लाइफ। अभी जो हेमिंगवे ने जो स्टोरी में लिखा है वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, पूरा पूरा रियल लाइफ नहीं है, बट इट इंस्पायर्ड बाय द रियल लाइफ, और खुद उनकी खुद की लाइफ से भी रिलेटेड है, यानी राइटर के। He had experience of fishing in the Cuban waters and like the old man, he was also a fan of baseball. तो जो राइटर है हेमिंगवे, वो खुद क्यूबा के रहने वाले हैं और वो फिशरमैन फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनको भी फिशिंग बहुत पसंद है। प्लस स्टोरी के अंदर जो ओल्ड मैन है उसको क्या पसंद है, बेसबॉल। क्यूबा में बेसबॉल का गेम बहुत होता है, और बेसबॉल राइटर का भी फेवरेट है। अक्सर जो स्टोरी राइटर्स होते हैं, नॉवेल राइटर्स, वो लोग जो मेन कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, मेन कैरेक्टर मतलब जो उसका स्टोरी का प्रोटोगेनिस्ट होता है, प्रोटोगेनिस्ट मतलब मेन रोल, जिसके ऊपर पूरी कहानी डिपेंड होती है, उसको प्रोटोगेनिस्ट कहते हैं। यानी कि हीरो या हीरोइन जो भी रहेगा जिसके ऊपर स्टोरी बेस्ड है, और उसके अगेंस्ट में जो होता है विलेन, उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो हर एक राइटर जब स्टोरी लिखता है, प्रोटोगेनिस्ट को इमेजिन करता है वो, तो उसके अंदर अपने ही कैरेक्टर डालता है वो, ठीक है। जैसे कि समझो अभी तुम राइटर बनोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे, तो तुम जब राइटर बनोगे तो उसमें एक हीरो हीरोइन कुछ तो क्रिएट करोगे, उस हीरो हीरोइन में जो कैरेक्टर दोगे तुम, उसका जो फीलिंग्स रहेगा, सब कुछ तुम्हारा फीलिंग रहता है। तो इन इन शॉर्ट उसके जगह पे तुम खुद को रिप्लेस करते हो वहां पे स्टोरी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे पास बैंक लूटने के बहुत सारे प्लान है, लेकिन मैं भाई लुटेरा तो हूँ नहीं, लूट सकता नहीं हूँ, है ना। लेकिन प्लान बहुत सारे हैं, तो मैं एक स्टोरी लिखूंगा जिसमें वो कैरेक्टर होगा प्रोटागनिस्ट जो बैंक लूटेगा। तो मैं जो रियल में नहीं कर सकता वो मैं अपने स्टोरी में कर दूंगा, ठीक है। तो एक राइटर यही करता है, वो बहुत सारी चीजें इमेजिन करता है कि वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, और अपने ही कैरेक्टर को वो एक स्टोरी के थ्रू रिप्रेजेंट करता है अलग अलग मॉडल्स में, ठीक है। तो यहाँ भी वही हुआ, जो क्यूबन फिशरमैन है वो हेमिंगवे का ही एक रूप आप कह सकते हो, हेमिंगवे ने खुद को रिप्रेजेंट किया है उसमें। एक मिनट, हाँ सॉरी, बीच में कॉल आ गया। He had experience of fishing in the Cuban waters and like the old man, he was also a fan of baseball. He worked for the Red Cross during the First World War and was injured by shrapnel when he was in Italy.
और उसके पहले वो रेड क्रॉस के लिए काम कर चुके थे। सॉरी, एक तो आई वॉज ऑन द कॉल। मेरी वॉइस क्लियर है? सबको आ रही है मेरी वॉइस? हेलो हेलो। हाँ ठीक है। यस सर, वॉइस आ रही। ओके डन। तो रेड क्रॉस के लिए काम किया था उन्होंने। भी आपको बता दो रेड क्रॉस क्या है। रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल ग्रुप है, जैसे हमारा WHO है, WTO है, वैसे रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस क्या करता है, जहाँ पे वॉर वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे जाके मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो घायल लोग हैं, जो बीमार हैं, उनको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं वॉर वाले एरिया में। ठीक है। और रेड क्रॉस किसी एक कंट्री का नहीं है, इसमें वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री के मेंबर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, और जो सोशल वर्कर है वो भी रहते हैं। ठीक है। और इसमें ऐसा भी नहीं किसी एक कंट्री, जैसे कि दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है, तो ये लोग वहां पे जाके वॉर जोन एरिया में जाके दोनों साइड के लोगों का हेल्प करते हैं। क्योंकि भाई घायल तो कोई भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि वो अमेरिकन है तो खाली अमेरिकन की हेल्प करेगा, वो अपोजिट कंट्री का हेल्प भी करेगा, उनका कोई दुश्मन नहीं होता है। वो एज ए ह्यूमैनिटी बेस पे सबकी मदद करते हैं। ठीक है। उनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है, वॉर तुमको लड़ना है लड़ते रहो, वो आके खाली मेडिकल सर्विस देंगे सबको। तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी है। तो रेड क्रॉस में काम कर चुके थे, तो काम करते हुए क्योंकि वॉर जोन था, वॉर का एरिया था, उनको एक शार्पनेल लग गया था। शार्पनेल आप कह सकते हैं बड़ा सा बुलेट जैसा होता है। ठीक है। जिसको राइटर को, हाँ, स्टोरी के बाहर का पार्ट है ये, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। ये राइटर को लग गया था इटली में। ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था। हेमिंगवे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ एंड हाउ डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस कैन हेल्प वन टू विन दिस स्ट्रगल। अभी देखो इसका भी स्टोरी में जिक्र आया है, कैसे कि उनको गोली लगी थी, मतलब शार्पनेल लगा था बड़ा सा, और आदमी जान से जा सकता था, लेकिन वो हार नहीं मानी उन्होंने, वो ठीक भी हो गए। तो उनके अंदर एक और क्वालिटी आ गई कि भाई आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये कैसे उन्होंने ओल्ड मैन में डाला। ओल्ड मैन समुद्र में बुरी तरह फंस गया है। एक बड़ी सी फिश मिली तो है, लेकिन फिश इतनी खतरनाक, इतनी बड़ी है कि बोट को खींच रही है। हो सकता है बोट को डुबा दे, हो सकता है ओल्ड मैन मर जाए, लेकिन ओल्ड मैन भी आखिरी तक हार नहीं मानता है। तो वो उन्होंने वो फीचर भी उसमें डाल दिया, स्ट्रगल वाला, जो उनका खुद का फीचर है। बट वी नो दैट द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग एंड लॉस विल लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज। अच्छा, यहाँ पे हमने सॉरी मैंने लाइन मिस किया। हाँ। Having always talked about the need to struggle against defeat and death and how determination and endurance can help one to win this struggle। और जी अगर आप determined हो, आप endured हो, आपके अंदर पूरा जोश है, हिम्मत है और फोकस्ड हो आप, तो आप किसी भी स्ट्रगल को आप जीतोगे। यहाँ पे ओल्ड मैन का वही फीचर है, वो आखिरी तक हार नहीं मानता है। ओल्ड मैन इज एट द एंड ऑफ द नॉवल वेरी नियर डेथ। नॉवल के एंड में बहुत ही एक्साइटिंग हो जाता है स्टोरी। तो वहां पे ऐसा लगता है कि भी कौन जीतेगा पता नहीं, एकदम डेथ करीब आ जाती है। बट वी नो दैट द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग एंड लॉस लिव ऑन इन मेमोरीज ऑफ हिज पीपल ऑफ हिज विलेज। लेकिन स्टोरी का एंड जो भी हो, लेकिन उसकी जो कहानी की यादें लोगों के दिमाग में ताजा रहेंगी बहुत सालों तक। Ultimately, this story becomes one of the trump because the tales of his life will live on even after his death। हाँ? अगर वो फिशरमैन मर भी जाता है तो भी उसकी कहानियां जिंदा रहेंगी, लोग उसको याद करेंगे, तो ये उसकी जीत ही समझो। The novel was published in 1952 when people were trying to recover from the mass destruction wrought by the two world wars।
ये स्टोरी 1952 में पब्लिश हुई थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। उस वक्त दुनिया की हालत बहुत खराब थी वर्ल्ड की, दो दो वर्ल्ड वॉर हो चुके थे, बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में मारे गए थे, हर एक नेशन की इकोनॉमी लगभग कोलैप्स हो चुकी थी, सबके पास प्रॉब्लम थे। ऐसे टाइम पे लोग बस होप नहीं था, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं था, और ये टाइम पे एक ऐसी स्टोरी आना जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिविटी है, जो लोगों को हिम्मत दिलाती है, अच्छा लगा लोगों को। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से स्टोरी काफी अच्छी आ गई थी और इसलिए हिट भी हो गई। ठीक है, तो हमेशा जो चीज मार्केट में नहीं है, अगर आप वो चीज लाओगे तो वो हमेशा चलती है। तो राइटर का वही फायदा हो गया कि इसने वो टाइम पे हिम्मत वाली कहानी लाई जब सारे दुनिया के लोग उदास थे, टेंशन में थे, दुखी थे, आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो टाइम पे एक अच्छी स्टोरी आ गई जिसमें ये दिखाया गया कि बड़ी से बड़ी मुसीबत के सामने भी हार नहीं मानना चाहिए। तो ये किसी भी कंट्री के लिए, नेशन के लोगों के लिए अच्छी बात थी, उनको एक होप दिलाने वाली स्टोरी आ गई कि चलो भाई हम भी स्ट्रगल करेंगे, हम भी हार नहीं मानेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। एंड दिस टेल ऑफ एंड्योरेंस एंड अल्टीमेट ट्रम्प इमीडिएटली स्ट्रक अ कॉर्ड विद द रीडर्स। ये लोगों के दिल के साथ जुड़ गया। एक राइटर हमेशा माहौल को समझता है कि सब लोगों को किस चीज की जरूरत है। जैसे किसी कंट्री में समझो लोग बहुत ही दुखी है, बहुत उदास है, तो वहां पे आप कोई ह्यूमर कॉमेडी लाओगे तो अच्छा चलेगा, क्योंकि लोग पहले से ही उदास है, उनको और उदास करके मतलब नहीं, और रुला के मतलब नहीं, पहले से ही रो रहे हैं। तो उनको आप कॉमेडी वाली कहानी लाओगे, जोक्स लाओगे तो बहुत फेमस हो जाओगे आप, आपकी स्टोरी हिट हो जाएगी। या समझो किसी कंट्री में लोग बहुत खुश है, हैप्पी है, हमेशा हैप्पी है, उनको आप सैड वाली स्टोरी ला, दुख वाली, रोने धोने, क्योंकि रियल लाइफ में रोना जानते ही नहीं ना, तो उनको आप स्टोरी में रुला सकते हो, वो हिट हो जाएगा। तो हमेशा जो चीज रेयर है वो हमेशा चलती है, और ये राइटर लोग अच्छे से समझते हैं, तो वो एक फायदा हो गया उनका। चलो ये हो गया स्टोरी के बारे में, स्टोरी कब आई, कैसे आई, लोगों ने लाइक किया वो भी समझ में आ गया, स्टोरी किस बारे में वो भी पता चल गया। तो एक रिव्यू में देखो हमको सबको डिटेल में मालूम पड़ रहा है, हमने बुक पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना हम पढ़ के जानते हैं उससे ज्यादा हम यहाँ पे जानते हैं छोटे से उसके रिव्यू रिव्यू में। अभी राइटिंग स्टाइल कैसी थी उसके बारे में बात करते हैं, मतलब लैंग्वेज कैसा था, सिंपल था, अट्रैक्टिव था, इमेजरी था, क्या था, देखते हैं। हैविंग दिस लैंग्वेज ऑफ सिंपल एंड पिथी। सिंपल मतलब समझ सकते हो, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं थे, जिसको हम टेक्निकल वर्ड कहते हैं। टेक्निकल वर्ड मतलब वो वर्ड होते हैं जिसको पढ़ने के बाद डिक्शनरी उठाना पड़ता है समझने के लिए, तो ऐसा नहीं था, सिंपल वर्ड था जो लोकली लोग यूज करते हैं, तो आसानी से पढ़ के लोग समझ गए। और पिथी था, पिथी यानी शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव, यानी ज्यादा बोर भी नहीं किया था। हाँ, कहानी को छोटे तरीके से, सेंटेंसेस छोटे और अच्छे तरीके से पेश किया था, शॉर्ट और अट्रैक्टिव तरीके में। He mostly writes in short and straightforward sentences and practices an extreme economy in his use of words. तो बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस बनाते हैं, डायरेक्ट बात डायरेक्ट करते, घुमा फिरा के नहीं समझाते हैं, और वर्ड्स में काफी इकोनॉमी का यूज करते हैं, यानी कि कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस सिंप्लिसिटी इज डिसेप्टिव एंड a reader can read his work again and again and find new layers of meaning every time. अब ये खास बात है, जब आप किसी चीज को डिटेल में समझाते हो ना, बहुत डिटेल में, यानी बोरिंग टाइप से, तो उस चीज का एक ही मीनिंग होता है, क्योंकि आपने डिटेल में सब कुछ बता दिया है। बट व्हेन यू टेल इट इन शॉर्ट, आपने कम वर्ड्स का यूज किया है, तो कम वर्ड्स के यूज में ये भी होता है कि एक ही लाइन के बहुत सारे मीनिंग भी निकल सकते हैं, तो देयर आर लेयर्स ऑफ मीनिंग। तो ये मजा आता है, रीडर अपने अपने ढंग से डेसिफर करता है, जरूरी नहीं कि हर एक को वही समझ में आए जो राइटर कहना चाहता है, कई लोग उसी लाइन का अलग अलग मीनिंग भी निकाल लेते हैं, ये उनका अपना अलग मजा है। तो ये एक अच्छा है जो कि लोगों को बार बार पढ़ने के लिए मजबूर करता है। चलो, तो ये हो गया उनका राइटिंग क्या तारीफ। अब जिसने ये रिव्यू लिखा है वो राइटर, वो अपनी बात कर रहा है कि मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा, मेरा पर्सनल व्यू क्या है। अभी तक उसने इन जनरल बताया कि स्टोरी कैसा है, राइटिंग कैसा है, वगैरह वगैरह, ठीक है, लोगों ने पसंद किया नहीं किया, ठीक है। अब वो ये बता रहा है कि मुझे पसंद आया कि नहीं आया, मैंने स्टोरी के बारे में क्या सोचा, अपना खुद का पर्सनल व्यू बता रहा है वो राइटर। माय थॉट्स, I first read this novel years ago when I did not understand it at all and was left unimpressed. ने कहा बहुत साल पहले मैंने नॉवेल पढ़ा था ये वाला, लेकिन तब मेरे समझ में नहीं आया था, और मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा था, अनइम्प्रेस था मैं।
इन स्पाइट ऑफ दिस अ विविड इमेज रिमेन विथ मी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में क्लियर, विविड यानी क्लियर इमेज था कि ऐसा कोई स्टोरी था। जैसे बहुत कोई कहानी आपने बचपन में सुनी और उसके बाद कभी सुनी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा उसका दिमाग में रहता है कि हाँ मैंने क्या सुना था, ठीक है। और वापस कभी वो कहानी पढ़ने को मिली तो आपको याद आता है हाँ स्टोरी मैंने एक बार सुना था या पढ़ा था, उसमें ऐसा कुछ था। तो ऐसे राइटर ने बहुत पहले पढ़ा था, उसको अच्छा उसको समझ में भी नहीं आया था और ज्यादा मजा भी नहीं आया था। और उसके दिमाग में क्लियर इमेज था कि उस स्टोरी में एक ओल्ड मैन था, कुछ फिशिंग विशिंग करने जाता है, बस इतना ही याद था उसको। एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन हिज फिशिंग लाइन विद द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, ये उसको स्टोरी में आता है कि ओल्ड मैन फिशिंग करने जाता है और आखिर तक हार नहीं मानता, ऐसा कुछ था, ठीक है। रिसेंटली आई रेड दिस बुक अगेन एंड आई वाज एक्सट्रीमली मूव्ड, और मैंने ये बुक फिर से पढ़ा अभी थोड़े दिन पहले और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब सोचो रीडर एक ही है, उसने एक ही बुक दो बार पढ़ा, एक बार बहुत पहले पढ़ा था तब उसको समझ में नहीं आया, उसे मजा भी नहीं आया था, लेकिन अब उसने पढ़ा उसको बहुत अच्छा लगा। और इतना अच्छा लगा कि उसको उसको दिल को टच कर गया। मूव्ड मतलब दिल को छू जाना। द फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ ऑफ एन ओल्ड मैन्स कैरेक्टर, द क्वाइट डिवोशन ऑफ द एम्पैथेटिक मैनोलिन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू आर हार्ट वार्मिंग। स्टोरी में क्या क्या अच्छा लगा, सबसे पहले तो वो जो बूढ़ा आदमी है फिशरमैन, वो हार नहीं मानता आखिरी तक, ये अच्छा लगा। सेकंड, उसका जो अप्रेंटिस उसके अंडर में जो काम करता है मैनोलिन, वो लड़का, वो 3 महीने से उसके पास काम कर रहा है बिना पेमेंट के और फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा है। उसकी वफादारी, उसकी ऑनेस्टी, वो उनका आपस का जो रिलेशनशिप है वो हार्ट वार्मिंग है, वो अच्छा लगा। हेमिंगवे डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी एंड द क्रीचर्स ऑफ द वाटर आर ब्यूटीफुल। हेमिंगवे ने जो समुद्र का जो एक्सप्रेशन दिया है, उसमें जो लिखा है समुद्र के बारे में, फिशेस के बारे में, वो काफी अच्छा है। काफी अच्छा मतलब पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप रियल में आप समुद्र में अगर आप फिश को सामने से देख रहे हो, रीडिंग करते हुए आप फील भी करोगे, इमेजिन भी करोगे। तो एक अच्छा राइटर वही होता है जो आपको इमेजिन करने पे मजबूर कर दे। तो हेमिंगवे ने उसी ढंग से लिखा है कि आप पढ़ते पढ़ते आप फील करोगे आप खुद समुद्र के अंदर पहुंच गए, आपने खुद फिश आपको आप सब फिश को सामने देख रहे हो। फिश उस बूढ़े आदमी की बोट नहीं बल्कि आपकी बोट को खींच रही है, और बूढ़ा आदमी जब डूबने लगता है ऐसा आपको लगेगा कि आप खुद डूब रहे हो। तो ये फीलिंग्स पढ़ने का अलग ही मजा है। ये मजा वीडियो देख के या फिल्म देख के नहीं आता है, ठीक है। फिल्म वगैरह सब रेडीमेड होता है, वहाँ इमेजिनेशन पूरी तरह आपका खत्म हो जाता है, आपको कुछ इमेजिन करने का चांस ही नहीं है। डायरेक्टर ने सब कुछ इमेजिन कर लिया, आपको सिर्फ रेडीमेड करके परोस देता है, बस आपको देखना है। लेकिन स्टोरी रीडिंग का अलग मजा होता है, रीडिंग में आप खुद इमेजिन करते हो, ठीक है। वहाँ आपका माइंड का प्रोग्रेस होता है, लैंग्वेज इंप्रूव होता है, रीडिंग इंप्रूव होता है, बहुत फायदे होते हैं, और प्लस आपका इमेजिनेशन भी स्ट्रांग हो जाता है। दैट्स गुड। तो रीडिंग इज मच बेटर देन वॉचिंग अ मूवी और समथिंग, भले वही स्टोरी मूवी में, सेम स्टोरी है मूवी में, ठीक है। जैसे मैंने भी एक मूवी देखा था डा विंसी कोड, और मैंने उसका नॉवल पहले पढ़ लिया था। नॉवल पढ़ के मुझे जितना मजा आया था उसका 10% भी मजा नहीं आया मूवी देख के, जबकि सेम स्टोरी है। क्योंकि नॉवल पढ़ते वक्त मेरा इमेजिनेशन चालू था और मूवी जो था डायरेक्टर का इमेजिनेशन था। तो सेम स्टोरी, मूवी देखा बिल्कुल मजा नहीं आया, और स्टोरी पढ़ा बहुत मजा आया था। तो ये हो सकता है, इसलिए रीडिंग इज मच बेटर मेरे हिसाब से। हर एक का अपना अपना व्यू आपका अलग हो सकता है, ठीक है। So I read this book again and I was extremely moved. The formidable strength of the old man's character, the quiet devotion of the empathetic Manolin. Empathetic मतलब जिसके अंदर में दूसरों के लिए प्यार है, दया है, उसको empathetic कहते हैं, जो दूसरों से प्यार करता है। And the relationship between the two heart are heartwarming, और दोनों के आपस में जो दोनों का प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप है, एक दूसरे से वफादारी है, वो heartwarming है। Having a description of the sea and the creature of the water are beautiful. The marlin fights for its life desperately, and it's hard to know whether our sympathies should lie with the old man or with the marlin. ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये आता है, डाउट क्या, सिंपैथी। सिंपैथी मतलब होता है हमदर्दी। जब स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे हमने देखा कि भाई ओल्ड मैन बहुत खतरे में फंस जाता है, उसकी जान खतरे में आ जाती है, तो डेफिनेटली हमको दया आएगी, बेचारा बच जाए करके। लेकिन स्टोरी में डबल मजा है। स्टोरी में एक तरफ मार्लिन है, यानी वो फिश जो कांटे में फंसी है, वो भी अपना जान बचाना चाहती है, इसीलिए बोट को खींच रही है, और बूढ़ा आदमी अपनी जान बचाना चाहता है। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग को किसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। हमको दोनों पे दया आती है। अगर हम बूढ़े की जान को मतलब दुआ करते गए बूढ़े की जान बच जाए तो मार्लिन मरेगा, उसके साथ बुरा होगा। और अगर हम फिश के लिए दुआ करते कि फिश की जान बच जाए तो बूढ़ा मरेगा। तो मतलब ये अलग मजा है
कि आपको किसकी साइड लेनी चाहिए वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। आपको दोनों पे दया आ रही है और दोनों अपनी अपनी जिंदगी के लिए ट्राई कर रहे हैं। But as the novel progresses, the old man and the Malin are inseparably linked because both stand for the same ideals. That is the noble struggle against destruction. और दोनों का एक ही मकसद है, फिश का भी और ओल्ड मैन का भी। क्या? आखिरी तक स्ट्रगल करना है, हार नहीं मानना है। ना फिश हार मान रही थी, ना ओल्ड मैन हार मान रहा था, इसलिए स्टोरी एंड में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। दैट्स इट। तो ये था रिव्यू। नाउ टेल मी किसको क्या समझ में नहीं आया। आज के लिए इतना ही। एनी डाउट टेल मी, डाउट नहीं तो आई कैन एंड द लेक्चर ओवर हियर। नो डाउट्स एट ऑल? Anybody having any doubt or should I end the lecture? Okay. Okay, done then. I'm ending the lecture. 2 बजे आप लोग सूरज सर को कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक सर ने अटेंडेंस डाल दिया है, मैं देख लेता हूँ एक बार इफ द अटेंडेंस इज पुट और नॉट। हाँ, सर ने डाला अटेंडेंस, वापस डाला। ठीक है, लेट मी चेक। ओके, सो आई एम एंडिंग द लेक्चर नाउ। बाय एवरीबॉडी। आज के लिए इतना काफी। एक चैप्टर रह गया क्योंकि बड़ा चैप्टर है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और अपना इंग्लिश पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और हिंदी मराठी का भी हमारा ज़्यादा पोर्शन बचा नहीं है।